कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल। जम्मू कश्मीर की सियासत के हवाले से बात करें तो पिछले कुछ वक्त से सियासी मंजरनामा जो है काफ़ी बदला सा नज़र आ रहा है। फिर लोकसभा इंतखाबात से देखें और बाद में असम्बली इंतखाबात, और अब सरकार बने हुए 1 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका है। लेकिन एक आम इंसान को जो सियासत की निटिग्रिटीज़ हैं, जो सियासत की बारीकियां हैं, वो शायद उतनी बेहतर से समझ ना आए जितनी बेहतरी से कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट या सियासत को समझने वाला बता सकता है। यही जम्मू कश्मीर की सियासत के हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं हसीब द्राबू साहब, जो कि फॉर्मर पॉलिटिशियन हैं, एक इकोनॉमिस्ट हैं और जम्मू कश्मीर स्टेट के आखिरी फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर अपना वक्त देने के लिए। जम्मू कश्मीर की सियासत में एक गैप था काफ़ी लंबे वक्त तक, एक बहुत लंबा वक्त देखा गया जब इलेक्शन नहीं हुए। इससे पहले 96 एक ऐसा टाइम था जब 9 साल के बाद इलेक्शन हुए थे, लेकिन इस बार जो है वो रिकॉर्ड भी टूट गया। लोकसभा इंतखाबात जो पार्लियामेंट के इलेक्शंस हुए, यूजुअली कश्मीर में या जम्मू कश्मीर में लोग उस तरीके से उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते थे, लेकिन इस बार क्या ऐसा था कि नंबर्स जो हैं लोकसभा में काफ़ी इंक्रीज़ हुए? देखिए, ये ऐसा भी नहीं है कि पार्टिसिपेशन नहीं होता। कुछ फेजेस ऐसे थे जहाँ के पोल परसेंटेज कम थे, लेकिन इस बार एक मुद्दा था। मुद्दा ये था कि 2019 में जो एक चेंज आई कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, 35A को रिसेंड किया गया, उसके बाद स्टेट से यूटी आ गया, तो एक मुद्दा बना पूरी रियासत में, जम्मू में भी और कश्मीर में भी। और उस हवाले से एक राइट असर्ट किया, एक डेमोक्रेटिक राइट जो होता है उसको असर्ट किया गया। वो पार्लियामेंट में कहा कि हमारी एक आवाज़ पार्लियामेंट तक पहुँचे, जितने भी हमारे 5 नुमाइंदे हैं वो वहाँ पे जाके बात करें कि इस रियासत में पॉलिटिकल सिचुएशन, सोशल सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है। तो जब एक मुद्दा बनता है तो एक इंडिविजुअल का भी उसमें इंटरेस्ट रहता है कि उसके हकूक़ भी पायमाल हुए हैं, तो उनको रिस्टोर करने के लिए एक उन्होंने अपना एक राइट एक्सरसाइज किया। तो जिसको हम कहते हैं कि जो मेजॉरिटी है, दे हैड देयर से, दे हैड देयर वे, उन्हें किया जो करना था। माइनॉरिटी मस्ट ऑल्सो हैव इट से। इट वॉज दैट से विच वॉज बीइंग एक्सरसाइज थ्रू अ वोट। तो यही कुछ रीजंस है जिसकी वजह से पार्टिसिपेशन बेहतर हो गया। ज़रूर हुआ कि ये सब चाहते हैं कि रूल जो है डेमोक्रेटिक हो, एक लोकल सरकार हो, तो वो दिखाने के लिए, चाहे वो फिर पहले पार्लियामेंट में हो, क्योंकि डिसाइड तो पार्लियामेंट नहीं करना था जी कि यहाँ पे डेमोक्रेसी कब रिस्टोर होगी। तो वहाँ पे जो फोरम है, एक लेजिटिमेट डेमोक्रेटिक फोरम है, वहाँ पे आवाज़ तो पहुँचनी चाहिए। वहाँ नुमाइंदे भेजने के लिए और अक्सरियत से भेजने के लिए, वो जाहिर सी बात है कि पोल परसेंटेज बढ़ा। लेकिन ऐसा भी नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा कि परसेंट नहीं होता था, हुआ करता था। इस बार थोड़ा सा ज़्यादा रहा है, और ऐसे फेजेस रहे हैं पास में भी जहाँ पे अच्छी पोल परसेंटेज रही है, बोथ पार्लियामेंट में भी, असेंबली में भी। असेंबली इलेक्शन से बात करने से पहले हम डीलिमिटेशन पे थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि 2019 में जब एब्रोगेशन हुई, जब स्टेट के 2 हिस्से होकर यूनियन टेरिटरी में डाउनग्रेड किया गया, उसके बाद एक डीलिमिटेशन हुआ जिसमें हमने देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको काफ़ी डिफरेंट तरीके से जो है चेंज किया गया है, जिसमें कई सारे यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने भी रिजेंटमेंट शो की। उन्होंने कहा कि हमारी मर्जी के खिलाफ जो है ऐसी चीज़ें हुई, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। उस डीलिमिटेशन के प्रोसेस को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, डीलिमिटेशन एक प्रोसेस है जो होना चाहिए वक्तन फवक्तन, पूरे हिंदुस्तान में होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 2 चीज़ें बड़ी स्पेसिफिक थी। एक तो डीलिमिटेशन जो है पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत होती है, लेकिन JNK में डीलिमिटेशन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत हुई। ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो ये वाहिद जगह है जहाँ वाहिद जगह है। ओके। और दूसरी बात यह है कि डीलिमिटेशन को फ्रीज किया गया है पूरे मुल्क में 25 तक और 26 तक। तो ये एक वाहिद एक्सेप्शन है जो उस फ्रीज को उन्होंने ब्रेक कर दिया। वही वजूहात भी थे कि उन्होंने उसमें उस वक्त जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 है, उसके हवाले से नहीं हुआ। JNK रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के हवाले से हुआ, तो ये यूनिक बात है। और जो डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज है, चूँकि पॉपुलेशन में बढ़ती है, उस लिहाज से कॉन्स्टिट्यूशन रिडिफाइन हुई है। पहले भी ऐसे वाक़ात हुए हैं जहाँ डिलिमिटेशन में
कई सियासी पार्टियों ने ये महसूस किया है कि वो गलत हुआ था। लेकिन ये चाहे यूएस भी हो, वहाँ भी इसको एक जेरी मैंडरिंग के हिसाब से कहते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी बनाते हैं जिसमें आप रीडिफाइन करते हैं कि पॉलिटिकल इम्पैक्ट हो उसका। बाय एंड लार्ज जहाँ मेजॉरिटीज़ हों, जैसे कश्मीर वैली में हो आपकी 70%, 80%, 90% मेजॉरिटी हो, चाहे पुंछ हो, राजौरी हो या वैली हो या जम्मू के डिस्ट्रिक्ट हो, वहाँ डिलिमिटेशन का इतना असर नहीं पड़ता है। डिलिमिटेशन का असर वहाँ पड़ता है जहाँ पे दोनों चीज़ें जो मेजॉरिटी हो वो ओवरवेलमिंग नहीं हो, लेकिन 51-49, ओके, 60-40, तो वहाँ आप थोड़ा सा ये इम्पैक्ट कर सकते हैं। चिनाब वैली जैसे इलाके तो में हमारे यहाँ में एक ही रीजन है जहाँ पे मिक्स्ड पॉपुलेशन उस लिहाज से है कि 55, 45, 60, 40, 51, 49 है, वहाँ पे इम्पैक्ट होता है। तो वहाँ पे 6-7 सीटों में चिनाब वैली में इम्पैक्ट हुआ कि आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। बट ये एक सियासी अमल है जो काफ़ी बार हो चुका है, आसाम में भी हो चुका है, काफ़ी जगह हुआ है, मैंने बताया आपको यूएस में भी होता है। तो इसको जेरीमैंडरिंग कहते हैं। उससे मुझे नहीं लगता कि इम्पैक्ट वैली में ज़्यादा हुआ या जम्मू में ज़्यादा हुआ या पीर पंचाल का जो हमारा रीजन है उसमें हुआ, सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड हुआ चिनाब वैली में। तो उसे एक इम्पैक्ट नहीं पड़ा रिजल्ट्स पे, जहाँ तक मेरा मानना है। हो सकता है एक आध सीट इधर उधर हो, बाकी उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ। नहीं है। जो इम्पैक्ट हुआ, जो पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस होते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के, ये नोन था कि मिसाल के तौर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक रीजन में सेंट्रल कश्मीर में बहुत दबदबा है, उसको आपने थोड़ा चेंज कर दिया तो उनकी डोमिनेंस कम हो गई। वो नॉट नेसेसरली अच्छी बात या बुरी बात नहीं है, थोड़ा सा ओपन अप हो जाता है, पॉलिटिकल स्पेस जो है ओपन अप हो जाती है, नई पार्टी आ जाती हैं। तो उसका जो खदशा था पहले डिलिमिटेशन में इसमें क्या होगा वो नहीं हुआ। लेकिन एक बार डिलिमिटेशन से पहले हुई रिओर्गनाइजेशन एक्ट में कि जो इंक्रीज जो सीट्स में हुई उसमें डिस्प्रपोर्शनेट शेयर जम्मू को दिया गया, 6 और 1। तो उससे जो है गैप जो रीजन्स में है वो लॉन्ग टर्म के मेरे हिसाब से अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि एक लॉजिक जो होता है वो थोड़ा बिखर गया। लेकिन जो गैप बिटवीन वैली और जम्मू था वो कम हो गया, वो नैरो हो गया। तो अब तो बहुत कम और लद्दाख के निकलने से भी इम्पैक्ट पड़ा, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तो ओवरऑल जो है पॉलिटिकल लैंडस्केप बिफोर इलेक्शन जो था वो थोड़ा सा शफल हो गया था, और उससे भी इम्पैक्ट जो पड़ा वोटिंग पे वो पॉजिटिव ही पड़ा। उसके बाद सर आते हैं असेंबली इलेक्शंस। असेंबली इलेक्शंस में काफ़ी सारी चीज़ें इस बार जो है नई सामने आई। नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक लंबे वक्त के बाद जो है इतना मैंडेट मिला। काफ़ी इलेक्शंस में वो 28-15 सीट्स ले रहे थे। एक और जमात जिसका आप भी हिस्सा रहे हैं कुछ वक्त तक, वो काफ़ी पस्त हो गई, 3 सीट्स पे आके रुक गई। बीजेपी ने अपना जो बेल्ट है वो रिटेन किया। तो क्या आपको लगता है कि इस बार कहीं ना कहीं बाकी तमाम चीज़ों को साइड पे रख के रिलीजन के नाम पे जम्मू कश्मीर में वोट हुआ है? कि जम्मू रिटेन बीजेपी ने किया, कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा? कोई शक नहीं है, पोलराइजेशन हुई, रीजनल और रिलीजियस लाइंस पे पोलराइजेशन हुई है, इसमें कोई शक गुंजाइश तो है। नंबर्स आपके सामने हैं। लेकिन सबसे पहली बात यह है इलेक्शन में कि पहले तो इलेक्शन हुआ, वही एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन प्लेस आई, चाहे कितनी भी वीक हो, कितनी भी नाअहल हो, ये एक यूनियन एडमिनिस्ट्रेड सरकार से बेहतर है, इसमें दो राय नहीं हो सकती। तो सरकार आई है, डेमोक्रेटिक सरकार है, रीजनल सरकार है। हाँ, इस बार एक यूनिफॉर्म मैंडेट आया, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 41 सीट्स मिली हैं, उनको कोalition में भी नहीं जाना पड़ा इसलिए, और उन्हें सरकार बनाई है उसमें। लेकिन ये बात है कि जो आप कह रहे हैं कि 28-15 उनके रहते थे, 41 सीट्स आने के बावजूद भी उनका वोट शेयर नहीं बढ़ा है। वो उनके लिए सोचने वाली बात है कि क्यों नहीं बढ़ा है। उनका वोट शेयर इससे पहले भी 23% था। पीडीपी का 3 आना भी मुझे लगा कि बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि उनकी पार्टी ख़त्म हो गई थी। अगर आपको याद हो, वो पूरी पार्टी को ही ख़त्म कर दिया था। जितने भी लोग थे, 10 कैबिनेट मिनिस्टर, उसमें 7 तो चले गए थे। तो पार्टी नहीं रही। उनका जो वोट परसेंटेज है वो तो 8% रहा। तो वो एक सरप्राइज़ नहीं था। इनफैक्ट ये सरप्राइज़ था कि 3 आए, लगता था को एक भी नहीं आएगी।
और उसमें ये भी है कि एक आध सीट में शायद इलेक्टोरल वो हुआ है, अर्थमेटिक के हिसाब से जीते हैं, जैसे त्राल में हुआ है। तो खैर वो तो एक बात है, बीजेपी ने अपना जो है रिटेन किया है, इंक्रीज किया है। एक पोलराइज एनवायरनमेंट बन चुका है, ऐसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि पोलराइज एनवायरनमेंट नहीं है। बट जैसे मैंने कहा, चाहे पोलराइज्ड हो नॉन पोलराइज्ड हो, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो उनका सोशल कनेक्ट है वो रीएस्टैब्लिश हो गया। आपके पास इस वक्त 90 लोग हैं जो हर कोने की, रियासत के हर कोने में जाते हैं, और पीपल कनेक्ट जो होता है, जो सोशल कनेक्ट है, वो रीएस्टैब्लिश होता है। एक लेजिटिमेसी बनती है सरकार की, जो एक फेडरली एडमिनिस्ट्रेट सरकार की लेजिटिमेसी हो ही नहीं सकती। तो ये उस हिसाब से बहुत बड़ी चीज़ है कि जितनी भी, चाहे डिसएम्पावर्ड स्टेट हो, लेजिस्लेचर में इतने पावर्स नहीं हो, फ्रैगमेंटेड सरकार हो, कुछ चीज़ें अभी इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास नहीं है, चाहे सिक्योरिटी हो या बाकी चीज़ें हो, होम डिपार्टमेंट हो, फिर भी एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। जैसा आपने हसीब साहब अभी कहा कि इलेक्शंस हुए, यही खुद में एक बहुत बड़ी बात है। 10 साल के बाद इंतखाबात हुए, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो जम्मू कश्मीर के पास नहीं हैं। एक वक्त जब आप मिनिस्टर थे, तब जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान की सबसे मजबूत असेंबली थी, और आज सबसे कमज़ोर असेंबलीज़ में से एक असेंबली है। तो कितना फ़र्क आता है काम करने में, और कितना इम्पैक्ट होता है मिनिस्टर्स का रोल, चीफ मिनिस्टर का रोल, एमएलए का रोल, जब वो एक यूनियन टेरिटरी में काम करता है और जब वो एक स्टेट में, जम्मू कश्मीर जैसी स्टेट में काम करता था। ये अगर आप उसको कॉन्स्टिट्यूशनली देखें, लेजिस्लेटिवली देखें, तो बहुत फ़र्क है। तो डिसएम्पावर्ड स्टेट है, लिमिटेड पावर्स है। लेकिन अगर ऑपरेशनली देखें, एडमिनिस्ट्रेटिवली देखें, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाथ बंधे हुए हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट आपके पास है, जो आपकी स्कीम और फंडिंग है सेंट्रल से, वो एस्टैब्लिश्ड है। तो आपको थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि इस सिचुएशन में भी मैं कैसे काम कर सकता हूँ। देखिए, दो अप्रोच हो सकते हैं। एक तो ये है कि आप कहेंगे सर, जब तक मेरे पास फुल स्टेटहुड नहीं हो, जब तक मेरे पास एम्पावर्ड लेजिस्लेचर नहीं हो, कुछ नहीं हो सकता। वैसे काम नहीं चलेगा। दूसरा अप्रोच ये है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी मेरे पास है, उसको मैं मैक्सिमाइज कैसे करूँ। डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो आपके पास है, आप करिए। अब आप पंचायत इलेक्शन करवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, दैट इज़ द थर्ड टियर ऑफ गवर्नेंस। तो उसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन थे नहीं, वो तो वैसे ही पहले वाले भी थे, आज भी वही हैं। तो जो वो सिस्टम बनेगा, उसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी है काम करने की, डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स लेने की। हाँ, मुश्किलात होंगे उसमें, लेकिन काम कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ये है। तो थोड़ा सा उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेंट चाहिए कि हम कैसे अपनी स्पेस कार्व आउट करें कि इन 5 साल में हम ऐसा काम करें कि पूरे रियासत में या फिर पूरे मुल्क में ये रिकग्निशन हो कि अच्छा काम हो रहा है, और ट्रस्ट वापस रिस्टोर हो स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। उसके बाद बात हो सकती है एम्पावर्ड लेजिस्लेचर की या स्टेटहुड की। मेरे हिसाब से आज पहला मुद्दा ये होना चाहिए कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आप किस हद से चलाते हैं, और उसमें आपके पास बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है काम करने की। हसीब साहब, जो इस बार के इलेक्शंस हुए, इस बार मैनिफेस्टोज भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। इस बार मुफ्त बिजली की बात हुई, इस बार मुफ्त गैस सिलेंडर्स की बात हुई, इस बार जो है नौकरियों की बात हुई। दफ़ा 370 35A को वापस लाने के अलावा ये मुद्दे भी डिस्कस किए गए, और लोगों ने कहीं ना कहीं इन पे भी वोट दिए हैं। जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तो बेरोज़गारी भी एक मसला बनती है। तो पहले उन पे थोड़ी सी बात करेंगे, बाद में जो रेजोल्यूशन के हवाले से बात करते हैं। क्या जम्मू कश्मीर की सरकार उस पोजीशन में है कि वो मुफ्त बिजली दे सके? क्या वो उस पोजीशन में है कि वो हर महीने एक गैस सिलेंडर जो है फ्री दे सके? और क्या वो इतने, जैसे 1 लाख नौकरियां, जो अभी की सरकार है उन्होंने 1 लाख नौकरियां जो है अपने मैनिफेस्टोज में कहा है, तो क्या वो 1 लाख नौकरी प्रोवाइड करने की पोजीशन में है जम्मू कश्मीर के नौजवानों को? दुनिया की ऐसी कोई सरकार नहीं है जो मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त सब कुछ दे। ऐसा कोई भी सरकार नहीं कर सकती, लेकिन प्रायोरिटीज़ होती हैं। अब ये इस वक्त मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट का। कल ही एक रिपोर्ट आई है कि हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट JNK में, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो आपको अपना एक्सपेंडिचर जो भी आपका है, बजट है, उसको ऐसे अलाइन करना पड़ेगा कि इन चीज़ों को एड्रेस करना पड़ेगा। मैं इस फेवर में नहीं हूँ कि आप रेवड़ी कल्चर करें, या मैं गैस मुफ्त दे दूँगा, बिजली मुफ्त दे दूँगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। कुछ अरसे तक आप चल सकते हैं, उसके बाद पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये हकीकत भी फेस करनी पड़ेगी। अगर आज आप
हाईएस्ट लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। आसान तरीका यह है कि साहब सरकार नौकरी नहीं दे सकती, सच बात है। हमारे रियासत में 4.5 लाख लोग काम करते हैं, 1.3 करोड़ पॉपुलेशन के लिए 4.25 लाख लोग, तो ये 4.25 लाख फैमिलीज हैं। अगर आप देखें बिहार या यूपी में, उनके नंबर्स भी इतने ही हैं, 4 लाख लोग, उनकी पॉपुलेशन आपसे 10 गुना ज़्यादा है, तो ऑलरेडी आपका वो हो चुका है। लेकिन क्या आप ऐसा सिस्टम कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि आप अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करें थ्रू सोशल सिक्योरिटी, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, साल, 2 साल, 3 साल, तब तक आप सिस्टम बनाएं जहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। मेरे हिसाब से, मेरे मानने से यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ एम्प्लॉयबिलिटी प्रॉब्लम है। जो स्किल डेफिसिट हमारा है, जो लोग हमको चाहिए वो हमको मिलते नहीं हैं। तो मिसाल के तौर पे हॉर्टिकल्चर इतना वसी इलाका है, हमारे पास एक भी ऐसा नहीं है जहाँ पे हमारे पास MBA इन हॉर्टिकल्चर मैनेजमेंट को, तो हम 20,000 30,000 लोगों को लगा सकते हैं अगर वो हो जाए। इसी तरह क्राफ्ट्स एरिया है, हम वही लगे हुए हैं, या इंडस्ट्री की नौकरी हो या फिर सरकारी नौकरी हो। इंडस्ट्री यहाँ बड़ी तो है नहीं, तो हमको जो ये एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है इसको अलाइन करना पड़ेगा हमारे स्ट्रक्चर ऑफ इकॉनमी के साथ, कि जो मैक्सिमम आउटपुट हमको दे रहा है उसमें हम अपने यूथ को ट्रेन करें और उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाएं, वो मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये सोचना पड़ेगा और एक्सपेंडिचर एलोकेशंस चेंज करने पड़ेंगे। सबसे जो अहम बात जो आपको समझनी पड़ेगी कि ऑलमोस्ट 25 to 30% जो बजट का है वो तो सैलरीज पे जाता है गवर्नमेंट को। तो सरकार चलाने के लिए आप इतना पैसा क्यों लगा रहे हैं, वो कम करिए ना आप। सिर्फ हम उसमें सैलरीज ही नहीं, सैलरीज फिर पेंशन्स फिर बाकी जो उसको जाता है, तो मैक्सिमम जो है 2 ही चीज़ में जाता है, या सैलरी पेंशन या इंटरेस्ट पेमेंट्स में, उसको कम करना पड़ेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाना पड़ेगा, वहाँ से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट। सो अ मैसिव exercise of restructuring the state expenditure policy will have to be undertaken. But जो आप कह रहे हैं कि ये क्या हम कर सकते हैं रेवडी कल्चर, नॉट फॉर एवर, लेकिन इस वक्त कुछ हद तक स्टेट को थोड़ा पॉपुलिस्ट रहना पड़ेगा टू गेन बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल इन गवर्नमेंट दैट विल शो इट्स सेंसिटिविटी to the current state of affairs. हसीब साहब, अगर लास्ट ईयर की बात करें, 23 अगस्त में हमने ही एक स्टोरी की थी जिसमें मेंशन किया था हमने कि 4,12,000 के आसपास सरकारी मुलाजिम है जम्मू कश्मीर में। ये लास्ट ईयर की बात है, और हर साल तकरीबन 10 से 20,000 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं सरकारी नौकरियों से। क्या वो वैकेंट पोजीशंस अगर फिल की जाएं तो तकरीबन, और वो डेटा जो है पिछले 10 साल का सबसे लोवेस्ट था, हाईएस्ट कोई 5.25 लाख के आसपास रहे, तो 1 लाख वैकेंसीज तो ऑलरेडी वहाँ क्रिएट हो गई है। तो वो वैक्यूम कहीं ना कहीं नहीं है जिसकी वजह से और एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है? नहीं, देखिए वो फिर आप उसी मुद्दे पे जा रहे हैं कि वो सरकारी मुलाजिम ही होगा। कर सकते हैं, ऐसा कोई इसमें बात नहीं है। ये भी है कि आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स हैं जी, कॉन्ट्रैक्चुअल भी है, सेमी कॉन्ट्रैक्चुअल भी है, तो कुछ आप ऐसे भी उसको फेज आउट कर सकते हैं कि अगले 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल करें, उसके बाद उनको रेगुलराइज करें, जो चलता आया है सिलसिला। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी सोचना पड़ेगा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन वो नहीं है। तो इमीडिएट रिड्रेसल के लिए हाँ वैकेंसीज उसमें आप कर सकते हैं। कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ भी हैं जिनको आप मूव कर सकते हैं फ्रॉम कॉन्ट्रैक्चुअल टू रेगुलर, उससे बढ़ेगा। कुछ हद तक ये भी है कि हमने भी कोशिश की थी जब हम सरकार में थे कि सैलरी कम रहे लेकिन, और कॉन्ट्रैक्चुअल भी रहे लेकिन थोड़ा एम्बिट वाइडन करें उसका, लेकिन उसका फिर वही इम्पैक्ट रहता है कि वो सरकार में एब्जॉर्ब होते जाते हैं। और आप आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका यही है कि आप खुद पे बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। सरकार स्पेंड्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी ऑन इट्स ओन सेल्फ। तो मैंने उस वक्त में ये दिखाया था असेंबली में भी कि 1 रुपया खर्च करने के लिए डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आप 3 रुपया खर्च करते हैं उस 1 रुपये को खर्च करने के लिए, वो कम करिए आप, तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आप आज की डेट में उस 3 रुपये को 2 रुपये करते हैं, आप अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो व्हाट द इशू रियली इज, हाउ मच इज द गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इटसेल्फ, नंबर 1. Number 2, how much is the government spending to spend 1 rupee on development expenditure? It is spending 3 rupees to spend 1 rupee. If you spend 2 rupees to spend 1 rupee, normally you should be spending less than 1 rupee to spend 1 rupee, right? But you're doing 3 times that.
If you reduce that expenditure, the problem is solved. So, हमारा बजट का मैक्सिमम अमाउंट तो है वो वहां चला वहीं जाता चला है। जाता है। So, जो हम खर्चते हैं उससे ज्यादा खर्च करने में करने लग पे, जाता है। that's right. दैट इज द प्रॉब्लम। That is the poor. ओके, तो ये एक बेसिक चीज़ें थी जो हुई, लेकिन एक बड़ा मुद्दा जो हम सबको मालूम है वो 370 है। 370 पे पार्लियामेंट इलेक्शंस भी लड़े गए। 370 की बात जो है असेंबली इलेक्शंस में भी की गई। स्पेशल स्टेटस के हवाले से जो है मैनिफेस्टोज में भी जिक्र किया गया था। असेंबली के पहले दिन पीडीपी के एक एमएलए ने जो है एक रेजोल्यूशन लाया, उस पर हंगामा हुआ। फिर तीसरे दिन जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक रेजोल्यूशन आता है जिसको तमाम अपार्ट फ्रॉम बीजेपी बाकी सारी पार्टी जो है वो सपोर्ट करती हैं, और उसमें बाद में ये हंगामा होता है कि इसमें जिक्र स्पेशल स्टेटस का हुआ है और 370 का नहीं हुआ। बचपना है, बेवकूफ़ी है। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ प्रोसेस। आप रेजोल्यूशन लाते हैं, आप मोशन लाते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, रेजोल्यूशन बनता है। दिस इज व्हाट आई कॉल जुवेनाइल वन मैन अपशिप। सरकार ने रेजोल्यूशन लाया है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, मेजॉरिटी है, उसको आप डिस्कस करें। ये प्रियम्पशन का जो है, दिस इज प्योर जुवेनाइल पॉलिटिक्स, इट्स नॉट सब्सटेंटिव पॉलिटिक्स। और उसमें आप देखिए कि मेजॉरिटी मैंडेट किसके पास है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास। उसको सबवर्ट मत करिए। आपको डेमोक्रेसी यहाँ है, डोंट सबवर्ट अ मैंडेट। पीडीपी का वोट शेयर क्या है? 8%। नेशनल कॉन्फ्रेंस 23%। अगर दो पार्टीज बीजेपी एंड एनसी ये मानती हैं कि इस रेजोल्यूशन में जिक्र हुआ है, क्योंकि बीजेपी अपोज कर रही है उसको, और हक है, ये इग्नोर नहीं कर सकते आप कि आपकी असेंबली में आज 30% जो है लोग चाहते हैं एब्रोगेशन हो। आप उसको इग्नोर कैसे कर सकते हैं? है कि नहीं जी। तो 50% अंडरस्टैंड कि इसमें ये इशू डिस्कस हुआ है। तो फिर आप यहां से आ जाते हैं कि नहीं साहब ये आपने डिस्कस नहीं किया है। पीडीपी ने खुद एजेंडा ऑफ अलायंस में लिखा है स्पेशल स्टेटस, आप कहीं जिक्र नहीं 35 का है, 3070 में, मैनिफेस्टो में भी नहीं है। तो अब कहां से आ जाते हैं? फिर आपकी ऑडेसिटी ये है कि आप उसको कहते हैं पीपल्स रेजोल्यूशन। आपका 1% भी वोट शेयर नहीं है, पार्टीज का 1% वोट शेयर नहीं है, 40% आपकी कैंडिडेट्स की तो जमानत जब्त हो गई है। विथ व्हाट लेजिटिमेसी? डोंट सबवर्ट डेमोक्रेसी टू शो अ पर्टिकुलर पॉइंट। जहां मैं जाके वहाँ हंगामा करता हूँ, फिर सोशल मीडिया पे आता हूँ, फिर टीवी पे आता हूँ। आप एक बहुत डेंजरस गेम खेल रहे हैं। यू आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट अ पार्टी, यू आर सबवर्टिंग द सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी, एंड दैट इज वेयर इट इज अ डेंजरस गेम बीइंग प्लेड। इट शुड नॉट बी अलाउड टू डू दैट। एक मैंडेट मिला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या करे क्या नहीं करे, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है, मैं नहीं जानता हूँ। आज की डेट में इलेक्शन हुआ, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आई, लोगों ने वोट किया। Respect that mandate. They have the legitimacy. You don't have it. Understand that. आप 28 से आके 3 पे रुक गए हैं, कुछ तो किया है आपने जिससे अपने लोगों ने सजा दी आपको। Own that up. Don't play these small juvenile politics to come on to TV screens and try to make some capital out of it. वो गलत बात है। Respect the mandate of the people. और रेजोल्यूशन है, उसमें एक इम्पैक्ट होता है जब ऑफिशियल जो, और रेजोल्यूशन की ये बात है, क्या रेजोल्यूशन है ये? इट हैज नो लीगल वैलिडिटी। इट इज एन, सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दिस, द बिजनेस रूल्स से दिस, दैट इट इज ओनली एन एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। इसकी लेजिटिमेसी कोई है ही नहीं। अब इस तरफ से यही बात हो रही थी कि इसमें 5 अगस्त का जिक्र नहीं है, इसमें 5 अगस्त का जिक्र नहीं है तो 4 अगस्त का जिक्र, उसका मतलब ही कोई नहीं है। इट इज एन एक्सप्रेशन सेइंग दैट यू रिस्टोर स्टेटस, एंड दैट इज व्हाट नेशनल you are talking कॉन्फ्रेंस about इज सेइंग। semantics, because you have lost the substantive politics. PDP and those who are saying all this have lost the sense of substantive politics. You have had an election where a party has been voted despite what it has done in the past. It has compromised 370, it has done everything. Yes, agreed. History is evidence of that. Yet people have voted for it. And in massive numbers. Given them a clear-cut mandate. Not even a thing that you have to get into a coalition, right? In a hugely polarized environment. Yet, you try to subvert that. There can be no bigger crime against democracy in Kashmir than that. That is my personal view. I have never been an advocate of National Conference. I have written extensively against National Conference. I have fought against them. I defeated their candidate in Rajpura.
But the fact remains that in today's situation, in today's environment, they are the only people who have got a mandate. Yes, BJP has got a mandate. They have got more vote share. But numbers, 41 is a number. It reflects that these people have been elected. And let us respect that part. If they don't respect the mandate, 5 years later, they will be where PDP is today. There's also a certain evolution that has happened in the mind of people in J&K. True. I would have expected Jammu region also to react more because they are the biggest losers in this situation. But they voted on an ideology. Respect that. Today, the Assembly of Jammu and Kashmir has 1/3 of representatives elected who want abrogation of yes, 370. You can't ignore that. If I am a victim, I can't be an oppressor. Please understand that. So we must respect that mandate. We must respect the mandate. They have their vote share. The vote share of BJP is the highest in the state today. 29% or 26% or whatever. More than that of National Congress. And here we have parties whose vote share is not even 0.01%. Now call them the people's resolution. What are we talking about? Pure, it's just subversion, nothing else. Okay. Subversion of democracy. मैं सिर्फ आपसे यही चीज़ अब समझना चाहता हूं कि जो रेजोल्यूशन आ गया वो पास भी हो गया असेंबली में, इसकी कितनी हैसियत है? ये रेजोल्यूशन जो है क्या हेल्प कर सकता है कल कोई डिसीजन बदलने? लीगल स्टैंड कुछ नहीं है, बट वी डोंट लिव बाय लीगैलिटीज, वी लिव बाय पॉलिटिक्स. इट कैन हैव एन पॉलिटिकल इम्पैक्ट. इट विल ओपन अप अ डोर फॉर टॉकिंग, फॉर एंगेजिंग. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन आपने रेजोल्यूशन पास नहीं वहां से. कितनी बार रेजोल्यूशन पास हुआ है? क्या ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ था? तो क्या हुआ? पार्लियामेंट ने क्या किया? कुछ नहीं किया. दे आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू. इसकी लीगल वैलिडिटी है ही नहीं. हाँ, इट कैन हैव अ पॉलिटिकल इम्पैक्ट. अब उस पॉलिटिकल इम्पैक्ट को नर्चर करना है. उस पॉलिटिकल इम्पैक्ट को आप आगे बढ़ाने की कोशिश करें इन अ नॉन डिस्ट्रक्टिव मैनर. इट टेक टाइम, बट दैट्स द ओनली वे. देयर इज नो अदर वे. हसीब साहब, बिफोर वी एंड द लास्ट थिंग, क्या ऐसी रेजोल्यूशंस कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी इम्पैक्ट कर सकती है कि वो ये कह सकते हैं कि वे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं ये रेजोल्यूशन चाहते हैं और हमने ये रेजोल्यूशन जो है असेंबली के ज़रिए पास किया है, क्योंकि दफ़ा 370 भी असेंबली के ज़रिए ही मनसूख हो सकता था. तो क्या ये रेजोल्यूशन अब जो है लोगों की तरफ से आया है तो ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट? लीगली नो, politically yes. Okay. Thank you so much Haseeb साहब. Thank you so much for talking. So this was Haseeb Drabu, जिन्होंने समझाया कि किस तरीके से जो है जम्मू कश्मीर की सरकार में चेंजेस आ सकती हैं, किस तरीके से जम्मू कश्मीर की सरकार जो है फंक्शन कर सकती है. जैसा कि हम सब समझते हैं कि काफ़ी वीक सरकार है, लेकिन अगर जैसा इन्होंने कहा कि अगर ये कुछ चीज़ें कर सकें तो ये वीक सरकार भी काफ़ी कुछ काम कर सकती है. अभी के लिए इतना ही. कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर.